हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। आज जैसा कि एनसीएफ 2005 का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं उनको भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप इससे जो भी आपका डाउट है वो पूरा क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। एनसीएफ 2005 में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, एक एक टॉपिक पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस एक वीडियो एनसीएफ 2005 का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। बस ये वीडियो देख लो और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरी उस कंटेंट को ला कर रखा है जितनी बार एग्ज़ाम में जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है वो सारे पॉइंट, सारे बिंदुओं को हम इसमें रखे हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप सी-टेट, यूपी-टेट, रीट, एच-टेट या अन्य शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कतई महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक बिंदु को ध्यान में रख करके सबसे पहले देखते हैं एनसीएफ में पहले ही आपका कभी कभी प्रश्न आया हुआ है कि एनसीएफ में एन का पूरा नाम क्या है, सी का पूरा नाम क्या है, एएफ का पूरा नाम क्या है। तो जान लीजिए एनसीएफ का पूरा नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से चलने वाले हैं, आपको जरा भी प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। एक एक बिंदु को हमने इसमें निचोड़ करके एनसीईआरटी से लाया हुआ है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, सिर्फ कुछ ही मिनट का वीडियो, लेकिन एनसीएफ 2005 आप कभी भी परीक्षा में अगर प्रश्न आ गया एनसीएफ 2005 से तो आपका छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। समझ में आया दोस्तों? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द कौन सा है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका हिंदी मतलब होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। तो ये 2-3 बातें आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात, इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सारे बिंदु इतने महत्वपूर्ण है कि हर बिंदु एग्ज़ाम में आया हुआ है, हर एक बिंदु एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो कोई भी बिंदु को आप ये मत समझिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा, सारे बिंदु इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। यूपी-टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। कतई जहर पॉइंट आपको कराने वाला हूँ, आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची से लिया गया है जो सभी भाषा में है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है संविधान की 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा का उल्लेख कराती है, और भाषा जो है वो 22 भाषाओं का हमारे संविधान में वर्तमान में अगर बात की जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर हम संविधान जब बना था तब की अगर बात की जाए तो कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का अनुवाद किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको
बता दें कि एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 जो है वो अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, आपको पता होगा कि 1992 में जो शिक्षा नीति का संशोधन हुआ था, यानी 1992 में जो यशपाल समिति का गठन हुआ था, उसमें प्रोफेसर यशपाल जो थे वो अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। उन्होंने 1993 में एक साल बाद उन्होंने जो है वो बताया कि बच्चे जो है वो बिना बोझ के, यानी उनका बर्डन देख करके, इतनी सारी जो किताबें लेकर के बच्चे जाते थे वो देख करके उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ के बच्चों को दी जाए, यानी कि बच्चों को जो है बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। अभी हम इस पर भी बात करेंगे, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। अभी रीट का परीक्षा हुआ, रीट के एग्जाम में ये सीधा प्रश्न बना था कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं यशपाल समिति के सदस्यों की संख्या। यदि आपसे पूछा जाए यशपाल समिति में कितने सदस्य थे, तो आप जरूर बताइएगा कि कुल सदस्यों की संख्या थी 38। कितनी थी? 38 थी। कितनी थी? 38। अगर आपसे पूछा जाए एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे, तो याद रखिएगा प्रोफेसर श्री कृष्ण कुमार थे। कौन थे? प्रोफेसर श्री कृष्ण कुमार थे। ठीक है, ये एक भारतीय थे, वो भी प्रोफेसर यशपाल भी भारतीय थे। तो ये जो है आपका बन जाएगा प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो है थे, निदेशक थे। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एक बिंदु को हमने इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जितने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में पॉइंट थे उस सारे पॉइंटों को लाए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीएफ 2005 आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब आगे चर्चा बढ़ाते हैं और बात करते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य की। तो देखिए एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य था, इसके निम्नलिखित 5 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 5 उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? अब सारे उद्देश्यों को लेकर के एक एक बिंदु, एक एक उद्देश्य पर हम चर्चा करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको जरा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जो यशपाल थे, यशपाल समिति जब 1992 में बनी, तो उसके एक साल बाद प्रोफेसर यशपाल जी ने कहा कि बच्चों को ज़्यादा जो हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो बाहरी चीज़ें, बाहरी वातावरण है, यदि हम उसको उससे जोड़ते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो पहला बिंदु यही बन जाता है कि आप ऐसे समझिए कि एक अभी 5 बिंदु पढ़ाने के बाद, 5 उद्देश्य बताने के बाद आपको मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको 5 बिंदु जो है वो याद हो जाएंगे, इसके 5 उद्देश्य याद हो जाएंगे। दूसरा उद्देश्य इनका क्या कहता है भैया? दूसरा उद्देश्य इनका कहता है कि रटंत प्रणाली, यानी बच्चों को प्रारंभिक में जो रटाया जाता था, बिल्कुल इन्होंने कहा कि बच्चों को रटने के लिए आप जो है प्रेरित मत करिए। बच्चे यदि रटेंगे तो उनकी जो शिक्षा प्रणाली होगी वो रटने पर हो जाएगी, समझने पर नहीं होगी। तो बालक आगे चल करके रटन प्रणाली, रटन चीज़ों को देख करके जीवन यापन नहीं कर सकता। यदि वो चीज़ों को समझेगा तो अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसलिए उद्देश्य 2 में क्या रखा गया? रटंत प्रणाली को खत्म किया जाए। तीसरा उद्देश्य जो ये कहता है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होकर बल्कि बाल केंद्रित हो। आपको पता होगा कि पहले जो शिक्षा थी वो बाल केंद्रित ना होकर के बल्कि क्या थी? पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित थी। अब जो है शिक्षा किस पर है? बाल केंद्रित है। यदि बालक का मन करता है, बालक जिस तरीके से पढ़ाना चाहेगा बाल केंद्रित, उस तरीके से बालक को शिक्षा दी जाए, कोई दबाव बालक पर ना हो। ये तीसरा बिंदु कहता है। चौथा बिंदु आपका क्या कहता है? चौथा बिंदु कहता है कि कक्षा को कक्ष गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं परीक्षा सरल हो। इसका अर्थ क्या है कि जो कक्ष है उसको गतिविधि, यानी बच्चों को कुछ काम दिया जाए, कुछ वर्क दिया जाए कक्षा में ही, जो बच्चा उस वर्क को
उस वर्क को एक जो है क्रिया विधि द्वारा करे, क्रिया विधि द्वारा करेगा जब, तो उसके जीवन से वो चीज़ जुड़ जाएंगी, और जीवन से जब कोई चीज़ जुड़ जाती है तो कोई बालक उस चीज़ को नहीं भूलता है। तो इसलिए चौथे बिंदु में बताया गया कक्षा को कच्छ गतिविधियों से जोड़ा जाए और जो परीक्षा हो उसको सरल बनाया जाए। इसका उद्देश्य ये था कि यदि परीक्षा हम कठिन बनाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, तो बच्चे जो है वो कक्षा को छोड़ करके भाग जाएंगे, यानी कक्षा को छोड़ देंगे। और यही कारण था कि जो हमारा नामांकन था वो धीरे धीरे घटता जा रहा था। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे डरते थे कहीं वो जो है फेल ना हो जाए, और फेल होने की वजह से जब पीछे जाते थे क्लास में तो उनके गार्जियन जो थे वो क्या करते थे, बच्चों का नाम वहाँ से हटा लेते थे और वो बालक जो है वो पढ़ाई छोड़ देता था। तो इस वजह से क्या किया गया कि परीक्षा को सरल किया गया और गतिविधि को बढ़ावा दिया गया कि गतिविधि बच्चा करे। और पांचवा और अंतिम जो इसका उद्देश्य था वो राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व बिंदु थे, राष्ट्रीयता के महत्व बिंदु थे, उनको पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य ये था कि बालक ये समझ पाए कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है, या हमारे राष्ट्र में कितने ऐसे व्यक्ति हैं या कितने ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए अपना योगदान दिए, उनके महत्व को समझे, हमारी आज़ादी के महत्व को समझे, या नहीं राष्ट्र से संबंधित जितने भी महत्व बिंदु है उसके पाठ्यक्रम को जोड़ने का उद्देश्य दिया गया, ताकि उसकी जो नैतिकता है, बालक की जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है, बालक की नैतिकता का विकास हो पाए। इसलिए जो है इस पांचवें बिंदु में राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को रखा गया। उम्मीद है कि आपको ये जितने बिंदु हमने बताया वो समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आप इसको को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। तो मेरे भाई, याद करने की क्या ज़रूरत है, याद तो कुछ करना ही नहीं है। आप जिन चीज़ों को याद करना चाहते हैं वो चीज़ें भूल जाती हैं, और जिनको नहीं याद करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो आपका भी काम ये है कि आप भी इसको अपने जीवन से जोड़ लीजिए। देखिए, पहली चीज़ क्या है, मान लीजिए एक बालक है, तो उसको हम ऐसे समझिए कि एक बालक है, उस बालक को हम क्या करें, ऐसा ज्ञान दे कि बालक जो है वो बाहरी चीज़ों को देख करके सीखे, है ना। बॉल अगर फेंकी जा रही तो वो समझे कि गेंद जो है वो गेंद ऊपर फेंकने पर नीचे क्यों आ रही है, नीचे क्यों, वो तर्क करे, सोचे। तो बाहरी जीवन से जब हम उसको बताएंगे, न्यूटन का नियम बताएंगे, नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि हम बॉल को नीचे फेंक करके नीचे गिराएंगे और पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो बालक कहीं ना कहीं सोचेगा, विचार करेगा, तो वो बाहरी जीवन से जुड़ जाएगा। और रटने की जो उसकी प्रणाली है, जो अभी तक वो किताबों को रट रहा था, तो रटेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, वो अपने जीवन को उस चीज़ में ढाल देगा और रटन प्रणाली अपने आप ही खत्म हो जाएगी। शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित। अब आप ही बताइए, जब ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जा रहा है तो बाल केंद्रित शिक्षा होगी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित? बिल्कुल बाल केंद्रित होगी। तो सारे बिंदु कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कक्षा कच्छ को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं परीक्षा सरल हो। अब देखिए, जो कक्षाएं हैं उनको गतिविधियां, यानी बच्चे को जो होता है कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए, बच्चे से खेल कराया जाए, उस पर प्रश्न बनाया जाए, ताकि बच्चा जब उस गतिविधि को करेगा तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पढ़ने में मन लगेगा। साथ ही साथ चीज़ों को वो ऐसे सीख लेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि उसने चीज़ों को सीख लिया है। ठीक है, और अंतिम बिंदु जो कहता है ये बिंदु जो होता है जोड़ने का उद्देश्य है कि बच्चों में जो है वो नैतिकता का विकास हो पाए, यानी बच्चा जो है वो सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ पाए, राष्ट्र के प्रति वो जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहे, और राष्ट्र के प्रति जो है उसका जो लगाव है वो बढ़ जाए, और उसकी जो नैतिकता है उस नैतिकता में भी उसका विकास हो पाए। इसलिए पांचवें बिंदु को, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को जोड़ा गया। अब आगे चलते हैं और हम आगे चीज़ों को समझते हैं। जो एनसीएफ 2005 था, इसका निर्माण एनसीईआरटी ने किया। आपसे सीधा प्रश्न बनाएगा कि इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण एनसीईआरटी ने किया। किसने किया?
एनसीईआरटी ने निर्माण किया, एनसीईआरटी ने। यदि आधार आपसे पूछ ले कि आधार क्या था, तो आपको बता दे एनपीई, एनपीई, एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा 1986 और 92 में जब यशपाल समिति बनी, इन दोनों के जो उद्देश्य थे उनको लेकर के जो एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, इन दो को आधार मान करके किया गया था। आगे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, वो आप समझाएंगे आपको, लेकिन अभी आप समझिए कि इसको बनाने का काम किसने किया था। तो एनसीईआरटी ने इसका किया था। एनसीईआरटी का यदि मुख्यालय या कार्यालय पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप जानते रहिए नई दिल्ली में है। यदि स्थापना पूछी जाए तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एनसीईआरटी की। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो एनसीएफ 2005 जो है, ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन आपको पता होगा कि पहले जब हमारी जो एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं था एजुकेशन के लिए, तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री करती थी। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ये सब सारे काम करती थी। तो इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही क्या किया, इसके तैयार के लिए पहल किया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका पहल किया था। अब अगले बिंदु को हम देखते हैं। एनसीएफ 2005 की जो भाषा थी वो त्रिस्तरीय थी। अब त्रिस्तरीय क्यों थी ये समझिए। देखिए, कोई बालक है तो बालक सबसे पहली चीज़ जो होता है वो, क्योंकि हम यहाँ जो भारत है, भारत की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि राजकीय भाषा घोषित किया गया है। तो राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी को तो एक तरीके से रखा ही गया है, साथ ही साथ उसका जो नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि उसकी जो स्थानीय भाषा है उसको वरीयता दी गई। और तीसरी जो भाषा थी वो अंग्रेजी को, यानी हिंदी, अंग्रेजी और जिसका जो भी स्थानीय भाषा है उस भाषा को बढ़ावा दिया गया। तो 3 ये आप पॉइंट याद रखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। अब ये स्थानीय भाषा कुछ भी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, तमिल हो सकता है, गुजराती हो सकता है, तेलुगु हो सकता है ना, अवधी हो सकता है, कुछ भी स्थानीय भाषा हो सकता है। इसको लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि जो बालक होता है, छोटा बालक होता है, वो अपने आस पड़ोस के माहौल को देख करके उसका भाषा अर्जन होता है, यानी भाषा को सीखता है, अनुकरण करके भी सीखता है। तो उसके स्थान में जो भाषाएं बोली जाती है उन चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए यदि हम स्थानीय भाषा को इन सब भाषाओं से जोड़ेंगे तो बालक धीरे धीरे उन सब चीज़ों को अच्छे से समझता जाएगा। लेकिन अगर उस पर हम सीधा सीधा हिंदी और अंग्रेजी का बोझ डालेंगे तो कहीं ना कहीं बालक जो है इस भाषा को समझ ना पाएगा शुरू में, और उसको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए तीसरा जो भाषा है, स्थानीय भाषा को वरीयता दिया गया। तो याद रखेंगे आप कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 3 भाषाओं का, त्रिस्तरीय भाषाओं का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। अगला बिंदु जो कहता है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था, तो इसका प्रमुख सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। अभी हमने आपको बताया 1992 में जब यशपाल समिति का गठन हुआ तो उसके 1 साल बाद ही, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य से आया था, तो इसके 1 साल बाद ही यशपाल जी ने, उनकी जो टीम थी, 38 सदस्यों की टीम थी, उन्होंने जो है क्या कहा कि शिक्षा जो है वो बच्चों को बिना बोझ के, यानी कि जितना बर्डन बच्चों को दिया जाता है, जो किताबें बच्चों को दी जाती हैं, ये किताबों की संख्या, सिलेबस की संख्या कम करके यदि हम बच्चों को बाहरी चीज़ों से जोड़ें तो उनका सिलेबस भी कम होगा और बच्चा चीज़ों को अपने जीवन से संबंधित, अपने जीवन से जोड़कर उसको आसानी से सीख पाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, इसका प्रमुख सूत्र क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सारे पॉइंट एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट थे, आप ये समझिए कि आप कोई भी परीक्षा देंगे, आपका एनसीएफ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए या आप एग्ज़ाम जो देंगे उसमें आप देखिएगा, एनसीएफ से यदि क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के जो अध्यायों की संख्या थी वो कितनी थी, वो टोटल 5 थी। कौन कौन? परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्य चर्चा के क्षेत्र,
स्कूल की व्यवस्था व आकलन, चौथा था कक्षा का वातावरण और पांचवा था व्यवस्था के सुधार। याद रखिए परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, ये क्या थी, ये अध्यायों की संख्या थी, यानी एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया वो अध्यायों में थे। अगर आपसे पूछेगा कि जो उद्देश्य 5 अभी हमने आपको पढ़ाया, रटन प्रणाली को खत्म करना, शिक्षा को जो है बाहरी ज्ञान से जोड़ना, है ना, तो ये सारे उद्देश्य किस में है, कौन से अध्याय में है, तो दूसरे अध्याय में। और दूसरा अध्याय हमारा कौन सा है, सीखना और ज्ञान है। तो ये पांचों अध्याय आप ध्यान रखेंगे। परिप्रेक्ष्य, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है पांचों अध्यायों का सही क्रम क्या होगा, ऐसे भी दे देता है, और कभी कभी दे करके देता है इन 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से एक नहीं है, अध्याय नहीं है, और आपका कुछ भी दे सकता है। परिप्रेक्ष्य दे देगा, सीखना और ज्ञान दे देगा, रटना दे देगा, कक्षा का वातावरण दे देगा। तो रटना क्या है, रटना क्या हो जाएगा आपका, वो आपका शिक्षा यानी कि जो अध्यायों की संख्या है वो उसमें नहीं रहेगा, और ये तो उद्देश्य से भी इसको हटा दिया गया है। तो ये पांचों आप पॉइंट याद रखेंगे, अध्यायों की संख्या। अब आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा दूसरा यानी कि एनसीएफ 2005 के उद्देश्य की चर्चा कौन से अध्याय में है, तो अध्याय कौन सा है, अध्याय जो है उद्देश्य की चर्चा किसमें, अध्याय 2 में है। और अध्याय 2 हमारा कौन सा था, याद रखिएगा, सीखना और ज्ञान हमारा जो है वो अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। शिक्षक से कोई चीज़ कही नहीं जाती है, एक शिक्षक बहुत समझदार होता है। यदि आपको मेहनत समझ आ रही है कि मेहनत किया गया है इस चीज़ में, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं की जाएगी। आगे अगला बिंदु हमारा क्या कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक के रूप में होगी। यानी पहले शिक्षक क्या करता था, भाई साहब इतना तोड़ता था शिक्षक, इतना मारता था बच्चों को, बच्चे बहुत डर जाते थे। तो अब इसके अनुसार क्या किया गया, शिक्षक एक उत्प्रेरक का काम करेगा। शिक्षक क्या करेगा, सिर्फ बच्चों को उत्प्रेरित करेगा और कोई काम उसका नहीं, बच्चा तो खुद पढ़ेगा ना, बच्चे को एक दिशा चाहिए, वो दिशा देने का काम शिक्षक का होगा। इसीलिए शिक्षक को क्या कहा गया है, उत्प्रेरक के रूप में। अब उस प्रेरक के लिए क्या करना पड़ेगा शिक्षक को, तो ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 शिक्षण जो है वो 2 सूत्रों पर बल देता है। वो 2 सूत्र कौन कौन से हैं, पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बालक जो चीज़ जानता है पहले उसको बताओ, फिर उसको अज्ञान चीज़ों से जोड़ो। एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे बालक को 1 2 3 ये पता है, तो अब बालक को आप बता सकते हैं कि 1 और 2 जोड़ने पर हमारा 3 प्राप्त होगा। तो बालक यदि उसका ज्ञान है 1 2 3 में, तो अज्ञान चीज़ों को भी समझ जाएगा, अच्छा 1 और 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। 2 सूत्र याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। अब इसका मतलब क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा है, यदि वो छोटा सा बच्चा, उसको हम कोई फूल पकड़ा दें और फूल पकड़ा कर हम उसको बता दें कि बाबू ये फूल है, तो वो समझेगा कि कोई भी फूल देखेगा तो उसको फूल ही बोलेगा। लेकिन अगर कुछ बच्चा बड़ा हुआ या उसको कोई दूसरा आकर के बताया कि ये गुलाब का फूल है, अब तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तो उसको बताया गया था ये फूल है ना, अब कुछ समय बाद बता दिया गया कि ये गुलाब का फूल है, तो वो क्या अपने आप को जो है उससे जोड़ लिया। तो यानी कि वो मूर्त चीज़ों को जानता है, यानी फूल को तो जानता था लेकिन गुलाब के फूल को नहीं जानता था, तो वो मूर्त से कहाँ चला गया, अमूर्त की ओर चला गया। तो ये 2 सूत्र आप याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को सिखाना है और मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर के जाना है। अमूर्त से मूर्त की ओर, अभी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि 2005 एनसीएफ 2005 कौन से शिक्षण सूत्र पर बल देता है, तो अब याद रखिएगा ज्ञात से अज्ञात की और मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की भाषा मातृभाषा होगी। इसको बता दिया गया भैया, आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यदि आप तमिल टीचर अगर तमिल जानता है तो उसको उस लैंग्वेज में उसको बच्चे के, मान लीजिए
टीचर कहीं दूसरे का कर्नाटका का है और उसका जो है जॉब जो है यूपी में लग गया। अब यूपी में बच्चे तो कर्नाटक यानी तेलुगु या कुछ कोई भी और भी भाषा नहीं जानते होंगे, तो उनको तो उनकी मातृभाषा में समझना है चीज़ों को, वो अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए बच्चा आलू जानता है, आलू आलू को वो अच्छे से समझ पाएगा ना। अब उसको कोई मान लीजिए पोटैटो नहीं जानता है, उसको हम समझाना चाहेंगे तो वो तो पहले शब्द को ही नहीं समझेगा। तो इसलिए क्या किया गया, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षक देने की अनिवार्यता दी गई। भैया अगर बच्चा बोल रहा है कि हमका खाना है, तो उसको कहिए हाँ तुमका खाना है, उसको ये मत बताइए कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो तुमको खाना है, ठीक है। तो आप जो नेटिव लैंग्वेज रहेगा आप उसी में शिक्षा दे सकते हैं। ये कौन कहता है, ये हम नहीं कहते, ये आप नहीं कहते, बल्कि एनसीएफ 2005 कहता है। यशपाल अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर यशपाल जी, उनकी पूरी टीम कहती है और उनका बनाया गया एनसीईआरटी का बनाया गया एनसीएफ 2005 कहता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण सूत्र का उद्देश्य बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान। भाई साहब इतना बार प्रश्न ये आ चुका है कि इसको यदि मैं हेडिंग से रखना चाहूँ, जितनी बार ये प्रश्न आए इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एनसीएफ दो सी टेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, कई बार प्रश्न बनता है इससे कि जो मैथ है यानी गणित है वो एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान कराना ही गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट किस पर बल देता है, करके सीखने पर। तो देखिए बच्चा जब कोई भी चीज़ करेगा और यदि वो एक बार कर लेता है तो उसके मन मस्तिष्क दिल दिमाग में सब कुछ बैठ जाता है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मतलब एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो करके सीखने पर बल देता है। आप ही सोचिए यदि आपको मैं बताऊं कि तुम चले जाओ अपने रोड से चले जाओ, यहाँ से मुड़ जाओ, ये कर लो, तो आपको एक मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप जाएं नहीं तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन आप सोचिए आप अपने घर से रोज आते हैं, रास्ते में कहीं पर ब्रेकर आपको मिलता है तो आप उसको रट कर आते हैं, क्या ब्रेकर है ब्रेकर है ब्रेकर नहीं, वहाँ पर पहुँचते ही सीधा आपका ब्रेक लग जाता है और ब्रेक लगने के बाद आपको चाहे अंधेरा भी हो तो आप चीज़ों को समझ जाते हैं। तो वो कैसे आया, क्योंकि आप उस कार्य को प्रतिदिन कर रहे हैं और करके आपने उस चीज़ को सीख लिया है, आपके मन मस्तिष्क दिमाग में वो चीज़ घुस चुका है। इसी प्रकार से यदि बालक करेगा किसी चीज़ को तो वो इतने बढ़िया से चीज़ों को सीख लेगा कि आपको उसको रटाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 का निर्माण जो है वो कितनी भाषाओं में हुआ, तो आप याद रखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन्हीं 22 भाषाओं की 22 भाषाओं में इसका निर्माण किया गया है। एनसीएफ 2005 का आधार क्या है, तो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा नीति 1986। और भैया जब संशोधन करने की बात है, यशपाल समिति बनी 1992, तो इन दोनों ने जो है पहले ही बात कही थी कि शिक्षा को कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बालक हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इन दोनों को आधार मान करके हमारी जो शिक्षा नीति है वो लाई गई। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 को 17 राज्यों में स्वीकार किया गया। कितने राज्य में? 17 राज्य में। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कितने राज्यों में स्वीकार किया गया? 17 राज्यों में स्वीकार किया गया। एनसीएफ 2005 के लिए जिन समितियों का गठन किया गया वो कितने थे? उनकी संख्या थी 4। भाई साहब ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि समितियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। सीधा टेट में ये प्रश्न आता है। तो देखिए अब कौन कौन थे ये जान लीजिए आप। सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक थे वो थे, है ना। गैर सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक थे वो थे। सरकारी संस्था के जो कर्मचारी थे, कर्मचारी यहाँ पर लिखा गया है, इसको कर्मचारी कर लीजिएगा।
सरकारी संस्था के कर्मचारी जो थे वो थे और गैर सरकारी संस्था के जो कर्मचारी थे वो थे। तो ये आपका एनसीएफ 2005, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका एनसीएफ 2005 छूटने वाला नहीं है, एनसीएफ 2005 कहीं जाने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर और देखिएगा ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।